सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 22 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस अखबार पे। वी विल बी डूइंग अ शॉर्ट एनालिसिस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स इम्पोर्टेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। शुरुआत में चंद्रयान को लेके खबर है। हम जानते हैं कि अभी चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लिया है। वो हमारे लिए भी कोई इतना कंसर्न नहीं है। एक बार वो लैंड हो जाए तो और बढ़िया रहेगा। बाकी प्रज्ञानंदा बीट्स वर्ल्ड नंबर 2 सेट्स अप टाइटल क्लैश with Carlsen. R. Pragnanda with US champion and world number 2 Fabino Caruana during the FID World Cup semi-final चेस चैंपियनशिप बेसिकली आ जाते हैं। सबसे पहला आर्टिकल कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर डॉट्स। इसमें आप पढ़ लीजिएगा इसको। मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हमने पुरानी वीडियोस में जाना था कि जम्मू कश्मीर में बहुत तेज़ी से पिछले कई समय से ड्रग्स केस बढ़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हिसाब से हर 12 मिनट में जम्मू कश्मीर के जो एसएमएच हॉस्पिटल है उसमें मरीज आए जा रहे हैं। घाटी में नारकोटिक्स के रूप में वहाँ के युवाओं को बेकार करा जा रहा है। वहाँ के युवाओं को बेकार करा जा रहा है और उन युवाओं को नशे की लत में बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये नारकोटिक्स की आती कहाँ से है? तो ये नारकोटिक्स बेसिकली अफ़गानिस्तान से ट्रैक करी गई है, जो कि पंजाब से होते हुए कश्मीर पहुँचती है। ठीक है। Investigation revealed the drug cartels are part of narco-terror network with links to Pakistan and West Asia. This adds a new dimension to Kashmir's security challenges. The crisis is also governance test for Jammu and Kashmir, especially at a time when it has no elected assembly. आ जाते हैं। ये डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके आर्टिकल है, हाउ टू गवर्न डेटा। ईशा सूरी एंड रजत कठुरिया। On 9th August 23, Rajya Sabha unanimously passed the Digital Data Protection Bill, Digital Personal Data Protection Bill, and drew the curtains on a journey that began roughly a decade ago. The Act declares that for security of state, maintenance of public order, or preventing incitement to any unreasonable offence relating to any of these, and the processing by central government of any personal data that such instrumentally may furnish to it, the state falls outside its scope. In other words, the state could, in theory, invoke national security to justify an action. Recall and how President Donald Trump had controversially invoked national security to defend an increase in steel tariffs in the US. बेसिकली इस एक्ट में जो राइटर हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे इस एक्ट में सरकार को बहुत ताकतवर बनाया गया है कई चीज़ों को लेके। ठीक है ना, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम पे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के नाम पे। आगे जानते हैं। दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई अ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी and impose obligations on it, including periodic audits and data processing impact assessments. Among others, while notifying the SDFCs, the government will consider the volume and sensitivity of personal data processed, risk to the rights of the data principal, the potential impact on the sovereignty and integrity of India, risk to electoral democracy, security of state and public order. अपन जैसे जानते हैं कि पिछले लंबे समय से जो डेटा फिड्यूशरी कंपनीज कौन सी होती हैं, जिनमें डेटा होता है, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि और बहुत सारी होती हैं।
जिनके पास भी हमारे देश के नागरिकों का डेटा है, सरकार इनके ऊपर रेगुलरली ऑडिट कर सकती है। ये जान सकती है कि आपने सुरक्षा प्रबंध क्या करे हुए हैं, क्या आपने डेटा को सिक्योर करने के लिए कुछ इंतजाम करा है। ठीक है, ये सरकार जानने का प्रयास करेगी। और साथियों, इसके साथ साथ सरकार ये भी जानने का प्रयास करेगी कि डेटा का आप इस्तेमाल कर कैसे रहे हो, किस काम से कर रहे हो। इसमें जो मेन हमारा टारगेट है कि प्रिंसिपल डेटा डेटा प्रिंसिपल कौन होता है? डेटा प्रिंसिपल कौन होता है बताओ भाई। डेटा प्रिंसिपल आप लोग हैं डेटा प्रिंसिपल। सरकार इसमें आप लोग को एक सुरक्षा कवच में रखना चाहती है। Through this legislation, the government has signaled an intent to lay down ex ante rules to keep a check on the power enjoyed by a certain platform that exercise immense influence. There is nothing wrong with that, except the tasks ought to be delegated to the DPP. And in practice, it still might. But why should governments get involved in notifying SDFCs? If defined well, ex ante regulation could help in acknowledging and possibly limiting the harms that digital behemoths have the potential to unleash, ensuring that the burden of onerous obligation does not create high entry barrier for startups seeking to disrupt the behemoths. The Schumpeterian style, many other jurisdictions have incorporated or are in the process of incorporating ex ante obligations on identified entities. For instance, the American Data Privacy and Protection Act imposes additional obligation on entities identified as large data holders, categorized by revenue and volume. देखिए, जो अमेरिका में वहाँ का डेटा प्राइवेसी एक्ट है, अमेरिकन डेटा प्राइवेसी एक्ट, वो जो भी कंपनियाँ उनके हिसाब से नियम बनाए हुए हैं। इम्पोजेस एडिशनल ऑब्लिगेशन कि अगर हमारी बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत सारा डेटा हैंडल करते हो, तो आपके लिए अलग से प्रावधान है कि आपको जिम्मेदारी इतनी रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। While EU's GDPR did not have such thresholds, the recently passed Digital Services Act classifies platforms or search engines that have more than 45 million active users per month as very large platform. जो यूरोपियन यूनियन का GDPR एक्ट है साथियों, GDPR यूरोपियन यूनियन का जो एक्ट है, इसमें पता क्या कर रहा है? इसमें जो कंपनीज जिनका 45 मिलियन पर मंथ से ज़्यादा के एक्टिव यूज़र हैं, उनके ऊपर ना बहुत जिम्मेदारी दी है। उनको VLOP का कैटेगराइजेशन दिया, वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड वेरी लार्ज सर्च इंजन्स, and imposes additional obligations such as independent audits and established points of contact and sharing the data within the commission to assess the implication compliance, the new to name a few. Though well intentioned, the Indian approach is likely to encounter a few speed bumps. For starters, inclusion of vague qualifications, qualitative materials, parameters such as risks to electoral democracy. खतरा क्या है डेटा से कि लोकतंत्र को खतरा हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो सकता है। ठीक है। Another aspect of law that seems odd is generated the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal as the Appellate Tribunal of Data Protection Bill. अब यहाँ पे एक Appellate Tribunal की बात करी गई है साथियों। जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसका अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ जाएगा? TDSAT, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे जाएगा TDSAT. Data is vastly more than just telecom and arguably more complex. Telecom disputes have over time themselves become more intricate and time consuming to resolve.
repurposing an existing institution to deal with ever more complex questions posed। देखिए ना, टी डी सैट जो होगा ना, ये एक नई जुरिडिक्शन बॉडी है, ठीक है। माइंडिंग दी रिसर्च गैप, इस आर्टिकल में बेसिकली आपके एम एस संथानम जी ने, इन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेके कुछ बातें कही हैं, ठीक है। द रिसेंटली पास अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल aims to provide high-level strategic direction for research, innovation, and entrepreneurship, and enhance India's national research infrastructure, knowledge infra, enterprise, and innovation potential for scientific pursuit. The publicly funded research ecosystem fights battle on two fronts. प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी? पहला, inadequate funding, and second, the inflexible rules and regulation। पहली समस्या क्या है? फंडिंग नहीं मिल रही रिसर्च के लिए इतनी ज़्यादा। और फिर समस्या दूसरी क्या है कि इनफ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशन इतने लचीले नहीं हैं, ठीक है। ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट 2% ऑफ GDP इज रिकॉग्नाइज एज द आइडल बेंचमार्क। ठीक है ना, GDP का 2% अगर हम रिसर्च डेवलपमेंट पे लगा रहे हो तो वो ठीक है। टू मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू Israel, दो Israel, साउथ कोरिया, US एंड जर्मनी एंड फ्यू अदर नेशंस इन्वेस्ट मोर देन 3% एनुअली। देखिए, जो आपको इसराइल, साउथ कोरिया वगैरह, ये लोग 3% से ज़्यादा रिसर्च पे खर्चा करते हैं। Once ANRF is created, the government intends to invest rupees 50,000 crores in the next 5 years. Even if added together, the GERD will not touch the 2% benchmark. To bridge the gap, the ANRF 2023 bill plans to seek significant private sector contributions in the US and UK. More than 50% of GERD comes from industry, whereas in India it stands at 35%. देखो, US UK में क्या होता है, जितना भी आपका ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च डेवलपमेंट होता है वो इंडस्ट्री के लोग देते हैं, ठीक है। इंडिया में 35% है, वो कम है। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर सिनर्जी विद इंडस्ट्री, बट देयर आर चैलेंजेस। दो CSR रूल्स अलाउ कंट्रीब्यूशन, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नियम होते हैं उसमें है साइंटिफिक रिसर्च के लिए योगदान देने के लिए बात की गई है, मगर दे कैन ओनली सपोर्ट प्रोजेक्ट्स फॉर अप टू 1 ईयर। 1 साल तक भाई CSR सपोर्ट कर सकती है। The CSR mode might be viable if rules can be amended to raise the corpus and allow 3 to 5 year rollover of funds committed for research purposes. Rules apart, the idea that private source can fund basic and applied research through CSR or endowments awaits broader acceptance in India। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा मेन पॉइंट क्या आ रहे हैं कि दिक्कत कहाँ पे है। पहली बात कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, R&D पर इन्वेस्टमेंट कम है। यहाँ पे द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 20 हैज़ फ्लैग्ड दिस इशू बाय प्रपोजिंग टू मेजर इफ द रिसर्च एक्टिविटीज़ आर एडिक्वेटली फंडेड। देखिए, रिसर्च के लिए फंडिंग करनी पड़ेगी, आर लेस ब्यूरोक्रेटिक, मतलब ज़बरदस्ती की पाबंदियाँ नहीं होंगी, एंड अकाउंटेबिलिटी इन बोथ डायरेक्शंस, द डोनर एंड द रिसीवर। ठीक है, आपको फंडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, गुड फंडिंग रिसर्च में, लेस कंट्रोल मतलब लेस ब्यूरोक्रेसी, लेस कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ, डोनर और रिसीवर की तरफ, बस काम हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई सुपर कंप्यूटर्स को लेके। न्यू सुपर कंप्यूटर्स फॉलोड दिस ट्रेंड अंटिल अ डिकेड अगो
With procedural delays lasting more than a year, new supercomputers were often outdated even on arrival in Indian labs. Stanford University set us a report on artificial intelligence states that critical machine learning tasks that took 3 hours to complete in 2017 had reduced to just 88 seconds in 2019 due to faster and better algorithms. In 2016, the first cloud based quantum computer with 5 qubits was unveiled for public access. By 22, it has grown in size by a whopping 8600%. Transition from research labs to market is happening faster than ever, at least in the high tech segments. We must overhaul the administrative pamphlets of rules and regulations. Addressing the Indian Science Congress in 2015, Prime Minister Narendra Modi wanted scientists and researchers to explore the mysteries of science and not of government procedures. एक छोटी सी कहानी है. In 1966, Vikram Sarabhai wrote to Prime Minister Indira Gandhi ji calling for change of policy, administrative practices and what is the most difficult attitudes. रिसर्च करने के लिए विक्रम साराभाई साहब ने इतनी बढ़िया बात कही थी. साइंटिस्ट आपके थे. ठीक है. बाकी हाई कोर्ट टू सेट रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रूल फॉर कोर्ट समनिंग. देखिए, जो अधिकारियों को कोर्ट में बुलाया जाता है, इसको लेके बहुत से नियम नए लाने वाला है कोर्ट. अभी ये आप लोग के लिए तो ज़रूरी नहीं है, जुडिशरी वालों के लिए ज़रूरी होता है. अब मैं जूम कर दिया, आप इसे पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे आर्टिकल्स पाकिस्तान वाला कुछ ख़ास नहीं था. और ये जो देखिए, अभी जो ये चंद्रयान को लेकर डिटेल्ड आ रहा है ना, ये सब आप लोग प्लीज़ इतना ज़रूरी नहीं है, इतना समय मत दीजिएगा. ठीक है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. ऐसे आर्टिकल्स पहले भी कई बार आ चुके हैं, बट रेलेवेंस इनका आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बैठेगा. सो प्लीज़ इग्नोर इट. ये यहाँ पे आर्टिकल आपका म्यांमार को क्लोथिंग इंडस्ट्री को लेके है. म्यांमार में गारमेंट इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है और ऐसे में वो क्राइसिस में चल रही है. म्यांमार्स गारमेंट इंडस्ट्री हैज़ बीन इन क्राइसिस सिंस द मिलिट्री कूप इन February 21. अभी जो ब्रांड है ना H&M, जो फॉरेन ब्रांड है, अनाउंस्ड इट ग्रेजुअली फेज आउट सोर्सिंग फ्रॉम म्यांमार. वो म्यांमार से जाने वाला है. After an advocacy group revealed the increasing number of labor abuse case in country garment industry. ठीक है, म्यांमार प्रॉब्लम चल ही रही है, तो क्लोथिंग इंडस्ट्री वहाँ की बहुत फ्लरिशिंग होती है म्यांमार में. अब वहाँ से वो हट रही है. ठीक है, H&M, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं. बिफोर कोविड-19 पैंडमिक द क्लोथिंग इंडस्ट्री अकाउंटेड फॉर 28% ऑफ म्यांमार एक्सपोर्ट. मतलब म्यांमार के एक्सपोर्ट का 28% आपका क्लोथिंग और गारमेंट इंडस्ट्री से ही आता था, कंट्रीब्यूशन था एक्सपोर्ट. It employed 7 lakh people and was the country's fastest growing sector म्यांमार में. ठीक है. The report documented in 156 cases of alleged worker abuse. यहाँ पे लेबर अब्यूज़ हो रहे हैं बहुत सारे. ILO ने भी संज्ञान में लिया इस चीज़ को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने. It noted that wage reduction and wage theft remain the most reported allegations, followed by unfair dismissal and inhumane work rates and forced overtime. ठीक है ना, बहुत सारे कारण, उनमें से एक आपका कारण ये रहा. बाकी कुछ खास नहीं लगा. अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो बिल्कुल आप अखबार पढ़िएगा, बाकी आर्टिकल्स. आज के लिए मैं इतने रखता हूँ. अगर आप लोग को पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिएगा. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पुरानी वीडियोस को जाके ज़रूर देखा करिए. बाकी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं एम आर मिश्रा कल फिर आऊँगा नई वीडियो के साथ आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस लेकर. थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे.